मेरा नाम आरती है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मेरे पिता काम के कारण देश से बाहर रहते थे। घर पर सिर्फ मम्मी और मैं रहते थे। पापा को एक साल में छुट्टी 1 महीने की मिलती तो वो घर आ जाते थे। पापा के आने पर हम बहुत मजे करते थे। 1 महीने की मौज मस्ती के बाद पापा वापस अपने काम पर चले जाते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। पापा अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, जिसके चलते हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। जिंदगी में सुकून ही सुकून था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मगर वो कहते हैं ना, इंसान आज के टाइम में अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे का सुख देखकर होता है। और हमारे साथ भी यही हुआ। ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई और हमारी सारी खुशियां छिन सी गई। पापा घर पर नहीं होते थे तो घर और बाहर का सारा काम मम्मी को ही करना पड़ता था। और पापा के कुछ खास दोस्त अक्सर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ कभी कभी हमारे घर आ जाया करते थे। उस दिन हमारे घर में खूब चहल पहल होती और मेरा भी दिल लग जाता था। पापा के एक दोस्त जो बहुत खास थे, उनका नाम सौरभ था। अगर कोई काम ऐसा होता जो मम्मी ना कर पाती तो सौरभ अंकल हमारी मदद कर दिया करते थे। पापा के सभी दोस्त बहुत ही अच्छे थे और सब मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे और सौरभ अंकल का हमारे घर आना जाना ज्यादा होने लगा। और अब मुझे इनका इतना हमारे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत उलझन सी होती थी। मैंने काफी बार मम्मी से इस बारे में बात भी की कि मुझे सौरभ अंकल का इतना हमारे घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। इनको बोलो कि वो हमारे घर इतना ना आए। चाहती तो मैं ये बात पापा को भी बता सकती थी, लेकिन मैं उनको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। और फिर ये बात इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी मेरी बातों को मजाक में टाल देती थी। वे हमारे घर हर दिन कोई ना कोई बहाने से आ ही जाते थे। मम्मी इनके साथ बैठकर खूब हंस हंस कर बातें करती रहती, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। मुझे मम्मी से भी बहुत मोहब्बत थी। अगर मैं पापा को बता देती तो पापा पता नहीं मम्मी के साथ क्या करते। इसी डर से मैं सोच रही थी कि बिना बात ज्यादा बढ़ाए इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं थोड़ा नजरअंदाज कर देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती, क्योंकि मेरे एग्जाम भी आने वाले थे और मैं दिन रात अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती। और कुछ दिन बाद मेरे एग्जाम भी खत्म हो गए और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। मैं बहुत खुश थी और दूसरी वजह खुश होने की ये भी थी कि पापा की छुट्टी का वक्त भी आ गया था। लेकिन 2-3 दिन बाद पता लगा कि पापा को अचानक एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए वो शायद इस बार छुट्टी में आने में लेट हो जाएंगे। जब मुझे ये बात पता लगी तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे पापा से मिले 1 साल हो गया था। और कुछ दिन बाद मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो मम्मी मेरे स्कूल में आई। लेकिन मम्मी अकेली नहीं थी। दूर से देखने पर पता लग रहा था कि मम्मी के साथ कोई व्यक्ति भी है। मुझे लगा वो पापा होंगे और इन दोनों ने मिलकर मुझे सरप्राइज देने के लिए सोचा होगा। लेकिन थोड़ी पास जाकर देखा तो पता चला कि वो सौरभ अंकल थे। उन्हें देखते ही मेरे जिस्म में आग लग गई और मैं वापस स्कूल के अंदर चली गई और घर आकर बहुत देर तक पापा को याद करके रोती रही। और कुछ देर बाद मम्मी और सौरभ अंकल घर आ गए, मगर मैंने इनसे कोई बात नहीं की। मम्मी ने बहुत बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और जब भी मेरी पापा से बात होती तो मैं उन्हें घर आने के लिए बोलती और वो मुझे बोलते कि थोड़ा काम और बाकी है, अब की बार जब घर आऊंगा तो अपनी गुड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे पता था कि वो ये सब मेरा दिल रखने और मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैं पापा से बात करती तो मेरी मम्मी मेरे पास ही बैठी रहती। मैं चाह कर भी अपने पापा को मम्मी की बात नहीं बता पा रही थी। और दूसरी तरफ मम्मी का ज्यादातर वक्त सौरभ अंकल के साथ ही गुजर रहा था और सारा दिन मम्मी के मुंह पर सौरभ अंकल का नाम ही रहता और वो अक्सर उनसे फोन पर भी बातें करती रहती थी। मैंने मम्मी को 2-3 बार रोका मगर वो नहीं मानी और उसके बाद मैं चुप हो गई।
खैर 4 दिन के बाद मेरा जन्मदिन था, लेकिन पापा नहीं आ रहे थे। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि न तो वह मेरे रिजल्ट आने पर थे और न ही मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे साथ थे। मैंने अपनी मम्मी से बोल दिया कि अगर सौरभ अंकल पार्टी में आए तो मैं केक नहीं काटूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और जब शाम को मैं मेहमानों के सामने आई तो सौरभ अंकल पहले से ही सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे की हंसी से लग रहा था कि जैसे मम्मी ने उनको यह बात बता दी हो कि मैं उनको पार्टी में भी नहीं देखना चाहती थी। मैं मेहमानों के सामने अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने चुपचाप केक काटा और अपने कमरे में भाग गई और कमरे का गेट बंद कर लिया। मगर मेरे पीछे पीछे मम्मी और सौरभ अंकल भी आ गए और मुझे गेट खोलना पड़ा। मुझे रोता देखते ही सौरभ अंकल ने बोला, बेटा शायद हमसे नाराज हो, हमसे क्या गलती हुई है, कुछ हमें भी तो बताओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मगर इन दोनों के बार बार पूछने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कमरे में आ गई। फिर मैंने उन दोनों को मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा और वे दोनों चुपचाप कमरे से चले गए और मैं फिर से पापा को याद करके रोने लगी। आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी और कुछ घंटों बाद मुझे बहुत जोर से भूख लगी। मैंने अपने कमरे का गेट खोला और दबे पांव किचन की ओर चली गई। प्लेट में खाना लिया और अपने कमरे की तरफ आने लगी कि इतने में मुझे मम्मी और सौरभ अंकल की कुछ आवाज आई जो बाहर वाले कमरे में ही बैठे थे। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब सारे मेहमान चले गए हैं तो ये अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या बात कर रहे। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर यह क्या बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। सौरभ अंकल मम्मी के पास ही बैठे थे और बोल रहे थे कि आज तुम काली साड़ी में कमाल लग रही थी, सभी की नजरें सिर्फ तुम पर ही टिकी हुई थी और मैं चाहकर भी किसी को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं खुद तुमसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। काला रंग तुम पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सौरभ की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता था कि किस तरह बेशर्मी से अपने दोस्त की पत्नी के साथ इतनी घटिया बातें कर रहा है, लेकिन मेरी मम्मी भी तो इनकी ये घटिया बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैंने जब इनकी सारी बातें सुन ली तो मुझे मेरे पापा पर बहुत तरस आया, क्योंकि वो मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मम्मी उनके साथ ये सब धोखा कर रही थी। ये सोचकर मेरी आंखें भर आई और मैंने खाने की प्लेट जोर से जमीन में दे मारी और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। और अब मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रहूंगी और सारी बात पापा को बता दूंगी। लेकिन इतने में मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई, क्योंकि उनको मेरे प्लेट पटकने से पता चल गया था कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। मम्मी ने आकर मुझे गले लगाया और सौरभ को वहां से भेज दिया और मुझसे बोली कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ना जाने क्यों मुझे इनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर उस दिन के बाद मुझे सौरभ घर पर नहीं दिखा और मुझे मम्मी पर विश्वास हो गया और मैंने पापा से कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब सब सही हो गया था तो पापा को बताकर क्या ही फायदा था, क्योंकि मैं पापा को फालतू की टेंशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पापा जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे लिए ही तो कर रहे थे और मम्मी उनको धोखा दे रही थी। लेकिन अब जब मम्मी ने आगे से ये सब करने के लिए मना कर दिया तो मैंने ये राज ही रख लिया। लेकिन मैं अभी भी मम्मी से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी। फिर मम्मी के बार बार मनाने और काफी दिन तक सौरभ अंकल के घर पर ना आने से मैं मान गई और उन्होंने एक बार फिर से बोला कि वो अब कभी भी सौरभ से बात नहीं करेगी और ना ही उन्हें घर आने देंगी। मम्मी ने मुझसे वादा किया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी, बस मेरी खुशी के लिए इतना ही काफी था और एक बार में फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी। वक्त गुजरता गया और मैं भी बहुत खुश थी कि मम्मी ये बात समझ गई थी कि वो पापा के साथ गलत कर रही थी, मगर शायद ये सब मेरी गलत फहमी थी। और एक दिन मेरी स्कूल में अचानक से तबीयत खराब हो गई। मेरी टीचर ने मेरी तबीयत बिगड़ते देखकर डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाई दी
और मेरे स्कूल बस वाले अंकल को बुलाकर मुझे घर छोड़ने के लिए बोल दिया। थोड़ा आराम मिलने के बाद अंकल मुझे घर छोड़ आए। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया तो मम्मी ने गेट नहीं खोला। मुझे लगा कि बाहर किसी काम से गई होगी। फिर मैंने घर के लॉक की चाबी निकाली। इसकी 2 चाबी थी, एक हमेशा मेरे पास और एक मम्मी के पास होती थी। मैंने लॉक खोला और अंदर जाते ही फ्रिज से जूस निकालकर टीवी देखते हुए जूस पीने लगी। मुझे टीवी देखते देखते काफी देर हो गई थी और अब मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि क्या पता मम्मी ऊपर पौधों को पानी देने के लिए गई हो, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल पर नीचे की कोई आवाज नहीं जाती थी, तो इसलिए मैं ऊपर जाने लगी। ऊपर जाते ही मुझे जोर जोर से हंसने की आवाज आई। आवाज सुनते ही मैंने पहचान लिए कि ये सौरभ है, लेकिन फिर भी मैं स्टूल रखकर विंडो से देखने लगी, क्योंकि वो विंडो थोड़ी ऊंचाई पर थी और मैंने देखा कि वो सौरभ ही था। और मेरी मम्मी और सौरभ दोनों बहुत ही ज्यादा गंदी हरकतें कर रहे थे, जिसे देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। और वैसे भी मेरी तो पहले से ही तबीयत खराब थी, जिस कारण मुझे चक्कर आ गए और मैं स्टूल से नीचे गिर गई और उसके बाद मेरी आंख सीधे बिस्तर पर खुली। मेरे सिर पर अच्छी खासी चोट लगी हुई थी और मुझे बहुत तेज बुखार भी था और मम्मी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। शायद उनको पता था कि मैंने उनकी गंदी करतूतें देख ली है। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती मगर मैं उनसे मुंह फेर लेती और उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। मम्मी बार बार किसी ना किसी बहाने से मुझसे बात करना चाहती, मगर मैं उन्हें नजरअंदाज कर देती, क्योंकि मेरे दिल उनके लिए सारी मोहब्बत जैसे खत्म सी हो गई थी, क्योंकि इस बार उन्होंने पापा के साथ साथ मुझे भी धोखा दिया था, मेरे भी विश्वास को तोड़ा था। अब मेरी हालत रोज बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब पापा को मेरी हालत का पता चला तो पापा अगले 2 दिन में घर आ गए। जैसे ही पापा मेरे पास आए तो उनके गले लगकर मैं बहुत रोई और काफी देर तक उनको छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने पापा को छोड़ दिया तो पापा फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरी हालत देखकर पापा को बहुत गुस्सा आया और वो मम्मी पर बहुत गुस्सा करने लगे कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी इतनी उदास है। तुम हमेशा मुझसे क्यों बोलती थी कि सब कुछ अच्छा है। आखिर में ये सब अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहा था। अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं इस दौलत का क्या करता। लेकिन मैं ये जानती थी कि वो पापा को यहाँ क्यों नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर पापा यहाँ रहते तो उनका ये घिनौना राज पापा को पता चल सकता था। लेकिन मैंने अभी भी पापा को कुछ नहीं बताया और पापा ने अब बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिए और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मम्मी ने पापा के आने के 2 महीने बाद ही पापा से लड़ाई करना शुरू कर दी और एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि बात तलाक तक पहुंच गई और इसके कुछ दिन बाद ही मम्मी ने पापा को तलाक दे दिया और सौरभ से शादी कर ली। शायद मम्मी ने ये सब प्लान पहले से ही बना रखा था और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी, लेकिन पापा को इस बात से बहुत गहरी चोट पहुंची और उन्होंने मम्मी को भुलाने के लिए इस घर को ही बेच दिया और दूसरे शहर शिफ्ट हो गए और अब हमें यहाँ आए 1 साल बीत चुका था। मैं भी बड़ी हो गई थी, लेकिन पापा मम्मी को अभी तक नहीं भूल पाए थे। मैंने पापा को एक बार दूसरी शादी करने को भी बोला, लेकिन पापा ने मुझे गुस्से से बोला कि दोबारा ऐसी कोई बात मत करना, क्योंकि पापा मम्मी को भूल नहीं पाए थे। खैर मैं भी अब बड़ी हो गई थी, तो पापा ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखकर मेरी उससे शादी कर दी। मेरे पति का नाम सचिन था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते और हम हर दूसरे दिन पापा को भी मिलने आते, क्योंकि पापा की देखभाल करने वाली सिर्फ मैं ही थी। और कुछ दिन बाद ईश्वर की कृपा से मैं प्रेग्नेंट हो गई और डॉक्टर ने मुझे सभी काम करने को मना कर दिया और मैंने सचिन से बोला कुछ दिनों के लिए हम कोई काम वाली को काम पर रख लेते हैं। तो 1-2 दिन के बाद सचिन एक औरत को घर लेकर आए, जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये वही हैं
उसके बाल बिल्कुल सफेद थे, चेहरे पर काफी सारे चोट के निशान थे। मुझे इसकी ये हालत देखकर बहुत रोना आया, क्योंकि मैं आज इनको पूरे 3 साल बाद देख रही थी। ये औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मी थी। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और मुझे गले से लगाकर बहुत रोई और बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया था, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दुनिया में ही दे दी है। मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मुझे एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। और सौरभ से शादी करने के बाद उसने मुझे कुछ दिन बाद ही रोज मारना पीटना शुरू कर दिया था और मेरे सारे जेवर बेचकर विदेश चला गया और मेरी ये हालत हो गई। मम्मी ने जो किया था उनको उनके किए की सजा मिल गई थी, इसलिए मैंने उनको अपने घर में रख लिया और पापा को सारी बात बताई। पापा ये सब सुनकर कुछ देर तो खामोश रहे और फिर बाहर को चले गए। फिर जब शाम को आए तो बोले, बेटी भले ही आज वो मेरी पत्नी ना हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी माँ है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन उससे कहना कि कभी भी मेरे सामने ना आए, क्योंकि उसकी बेवफाई आज भी मेरे दिल को चीरती है। तो दोस्तों, आरती की मम्मी की जिंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि आपको अपने कर्मों का फल दुनिया में ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप गलत करते हो तो फिर अपनी बारी के लिए तैयार रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, बस आ जाता है और संभलने का मौका भी नहीं देता। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।